गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग क्या है कि जेई एडवांस 2024 का एक क्विक एनालिसिस करने वाले हैं। क्विक एनालिसिस में कुछ बातें मैं ऑलरेडी अगर मैं बोलूँ तो ऑलरेडी एडवांस के जो लेक्चर्स हमारे हुए थे उसमें मैंने ऑलरेडी बताया था कि कौन-कौन से टॉपिक्स एकदम हॉट टॉपिक्स हैं और वो आने ही आने हैं। तो अगेन वैसा हुआ है, ठीक है ना? आगे आने वाले जेईई एडवांस 2025 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जिनका हो गया, वो तो हो गया। बट आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या कौन-कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखनी है? तो देखो सबसे पहले तो मैंने ऑलरेडी एक टॉपिक वाइज़ नंबर ऑफ क्वेश्चन्स लिख रखे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फ्लूइड ये 4 टॉपिक्स ऐसे थे जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स पूछे गए। मॉडर्न फिजिक्स से नॉर्मली 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं बट इस बार 2 ही क्वेश्चन आए। बोहर मॉडल हमेशा से आप देखो, आप सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स वैसे बहुत बड़ा है। मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, अगेन अ वेरी हॉट टॉपिक। बोहर मॉडल हो गया। एक्स रेज़ से क्वेश्चन बीच में मतलब पिछले 15 सालों में कंपेयर करें तो 10 साल कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। पिछले 5-6 सालों में एक्स रेज़ से स्पेसिफिकली बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि एक्स रे बहुत छोटा-सा टॉपिक है, क्वेश्चन आ ही रहा है और इस बार भी एक्स रे का क्वेश्चन था। बोर मॉडल मॉडर्न फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भाई देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो गया, ये टॉपिक्स तो अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं। इनमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे डाइपोल हो गया, पोटेंशियल हो गया, कूलम्ब्स लॉ हो गया, फील्ड हो गया। तो ऑलरेडी बड़े टॉपिक हैं, तो बड़े टॉपिक से अगर 3 या 4 क्वेश्चन्स आ गए हैं, तो इसका कोई बहुत आश्चर्य होने की बात नहीं है, ठीक है ना? मैग्नेटिज्म अगेन अ बिग टॉपिक। इसके बाद अगर हम लोग आएँ तो वेव्स हो गया जैसे, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि 11th का पोर्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या 12th का पोर्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं फिर से कहूँगा कि जेईई मेन के लिए हम लोग ज़रूर बोलते हैं कि 12th का पोर्शन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट अगर हम जेईई एडवांस की बात करते हैं तो कोई भी ये आपको एक्यूरेटली नहीं बता सकता है कि कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा होगा। मैं भी आपको जो बताने वाला हूँ ना, वो बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, या जो बोलते हैं ना हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं उनके बेसिस पे। जैसे सबसे पहले जनरल फिजिक्स जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वहाँ पे, तो उसमें यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन आता ही आता है, एरर्स का क्वेश्चन आता ही है। वर्नियर स्क्रू का इस बार नहीं आया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएगा। बट 2 से 3 क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन जनरल फिजिक्स एरर वाले पार्ट से ज़रूर रहते हैं। और जनरली इन टॉपिक्स को बच्चे इग्नोर कर देते हैं और ये बहुत सिंपल और स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं। इसके बाद अगर आप मैकेनिक्स में बढ़ो ना, काइनेमैटिक्स, लॉज़ ऑफ मोशन, वर्क और एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ठीक है? ये ऐसे टॉपिक हैं जो 11th में बच्चे प्रिपेयर करते हैं। मुझे लगता है ये 8 से 9 महीने इन टॉपिक्स को देते हैं। ऑब्वियसली ये फिजिक्स के फंडामेंटल पार्ट ज़रूर है, ठीक है ना? लेकिन क्या होता है कि मैकेनिक्स एक ऐसा पोर्शन है जिसको एकदम एक्सीलेंस लाने के लिए ना आपको कम से कम 2 या 3 बार सारे क्वेश्चन दोबारा बार-बार करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन आप कर चुके हो, उसको भी आपको दोबारा करना पड़ेगा, तब आपको क्लैरिटी आएगी माइंड में कि एक्चुअली क्या हो रहा है। बोलते हैं ना विजुअलाइज़ होने लगेगा, तो विजुअलाइज़ होने के लिए आपको एक बार में काम नहीं बनेगा। तो मैकेनिक्स टेक्स टाइम, मतलब मैकेनिक्स आपको टाइम लगाएगी, बट अगेन मैकेनिक्स का पोर्शन धीरे-धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है ना? रोटेशन के 2 ही क्वेश्चन आए। एसएचएम सेंटर ऑफ मास कह लीजिए, दोनों मिला के 2 या 3 क्वेश्चन उसमें भी थे। बट जो अदर देन इसके अलावा पार्ट हैं, हीट से मुझे मेरी उम्मीद से कम क्वेश्चन आए। हीट में 3 से 4 क्वेश्चन आने चाहिए थे, बट हीट में 2 ही क्वेश्चन आए। अगेन वेव्स एंड साउंड में आपका रेजोनेंस कॉलम मेथड हो गया, जिसमें हम वी साउंड निकालते हैं। फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ, ऑर्गन पाइप, स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव और डॉपलर्स इफेक्ट। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वेव्स का। वेव्स भी बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, पता नहीं क्यों, लास्ट में आते-आते उनका टेम्पो डाउन हो जाता है, तो वेव्स वाला पार्ट उनका छूट जाता है। फ्लूइड्स में मैंने बोला ही था कि सरफेस टेंशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगेन सरफेस टेंशन पे भी क्वेश्चन था, ठीक है ना? और हाइड्रोडायनामिक्स पे क्वेश्चन था जिसमें लिक्विड निकल रहा है तो टाइम कितना लगेगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, पेपर का जो लेवल था, देखिए टीचर्स के लिए तो पेपर, टीचर से बोलेंगे तो बोलेंगे हाँ, बहुत आसान, मतलब सिंपल पेपर था, कट ऑफ ऊपर जाएगा। अब मुझे लगता है कि 2023 जैसा ही है, नॉट वेरी डिफिकल्ट ऑन डिफिकल्ट साइड, ठीक है ना? 2023 में 2 क्वेश्चन बोनस हो गए जिसकी वज़ह से बहुत अप डाउन हो गए थे। बट इस बार उम्मीद नहीं है कि वो कोई बोनस करेंगे। मैग्नेटिज़्म का एक क्वेश्चन है, वो थोड़ा डिबेटेबल है। बट अगेन हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि अगर सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है तो आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो आपके जो पास 4 ऑप्शन है उसमें से जो बेस्ट है वो आप चूज़ करके आगे बढ़ जाइए। छोड़ के मत आइए, ठीक है ना? देन इसके बाद आरसी सर्किट कैपेसिटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट चैप्टर से इस बार बिल्कुल नहीं आया, जबकि करंट चैप्टर से पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे क्वेश्चन्स आए हैं, ठीक है ना? तो अगेन वो टॉपिक को भी मैं ऊपर की कैटेगरी में ही रखता हूँ। मतलब अगर आप रैंकिंग बना रहे हो कौन-सी टॉपिक में हमें ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए, तो मैं उसको ऊपर ही रखूँगा, नीचे नहीं रखूँगा। ग्रेविटेशन अगेन छोटा-सा टॉपिक है, बट ग्रेविटेशन के भी क्वेश्चन्स बहुत आ रहे हैं, ठीक है ना? छोटा टॉपिक है बट उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। इलिप्टिकल मोशन में, ग्रेविटेशन में आपको बहुत टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
देखो एक बात मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ क्लास में अपनी, कि आपको जेई एडवांस के सिलेबस पे स्टिक करके रहना है। ठीक है ना? देखिए 2-3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मान लेते हैं टॉप रैंकर्स, लेट्स से एआईआर 1 टू एआईआर 50, एआईआर 100, उस रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? मैं बात कर रहा हूँ जो लेट्स से 500 रैंक है, 200 रैंक है, 300 रैंक है। बेसिकली आपका पर्पस है कि आप 90% पेपर करेक्टली कर लो। 90% में शायद टॉप 100 में आ ही जाओगे। 90% पेपर के लिए आपको सिलेबस में ही स्टिक करके रहना है। अननेसेसरी सिलेबस के बाहर मत जाइए। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है, कई सारे टीचर्स ऐसे हैं कि जब वो जेईई एडवांस में पोर्शन में घुसते हैं तो वो बहुत डिटेल डीपर एनालिसिस में चले जाते हैं। बट वो जेईई नहीं पूछ रहा है, तो आपको सिलेबस बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे ग्रेविटेशन ही है, तो मैं ग्रेविटेशन में इलिप्टिकल मोशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इलिप्टिकल मोशन से कभी आज तक क्वेश्चन आया ही नहीं है। वो सर्कुलर मोशन पे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ऐसे क्या है कि हर टॉपिक के आपको पीवाईक्यू जरूर स्टडी करने चाहिए कि उस टॉपिक में कितने लेवल तक, कितने डेप्थ तक गया है। क्योंकि देखो टाइम लिमिटेड है हम सभी के पास, और लिमिटेड टाइम में हमें वो सारा सिलेबस कवर करना है। किसी एक टॉपिक में बहुत एक्सीलेंस कर देने का कोई मतलब नहीं है, हमें नहीं मालूम है कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हर टॉपिक में आपको पीवाईक्यू, इवन आप पुराने पीवाईक्यू जरूर देखो। पुराने पीवाईक्यू से आपको ये हेल्प मिलती है। कई सारे पीवाईक्यू पुराने वाले ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो आप एक बार ये जरूर एनालिसिस करो कि पीवाईक्यू में उस चैप्टर का कौन सा है, कितनी डीपर एनालिसिस हमको उस चैप्टर में करनी है। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना होगा, हो सकता है। ठीक है ना? ऑब्वियसली जेई मेन और जेई एडवांस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जेई एडवांस में थोड़ा डीपर एनालिसिस चाहिए होती है, बट डीपर एनालिसिस आप अपने सिलेबस में रह के करिए। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि अपने सिलेबस में रह के करिए। ठीक है ना? अननेसेसरी ऐसे पोर्शन को स्टडी करने का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, वो आएगा ही नहीं। इससे बेटर है कि जो सिलेबस वाला पार्ट है आप उस पर फोकस करो। ठीक है ना? 2023 में जेई एडवांस में कुछ टॉपिक्स ऐड हुए थे। अभी क्या सिलेबस को लेके बहुत ही खोलचोल है। जेई मेन में पहले कुछ टॉपिक्स थे, जैसे कि पोलराइजेशन हो गया, डैम्ड ऑसिलेशन हो गया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, कार्नोट साइकिल। ये सारे टॉपिक जेई मेन में थे। तो जेई एडवांस कमेटी से ये बोला गया कि भाई आप जेई मेन के जैसा ही सिलेबस कर लो। तो जेई एडवांस ने वो सारे टॉपिक्स ऐड कर दिए। अभी ऐड कर दिए जेई एडवांस में, जब भी कुछ ऐड होता है तो जरूर क्वेश्चन आता है। तो लास्ट ईयर भी आपका ब्रूस्टर लॉ पे क्वेश्चंस थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे क्वेश्चन थे, डैम्ड ऑसिलेशन का क्वेश्चन नहीं आया लास्ट ईयर भी, इस साल भी। और इस साल भी वही सेम सिलेबस था। जेई एडवांस सिलेबस इतनी जल्दी चेंज नहीं करता है। जेई मेन में क्या हुआ, इस बार बहुत सारे टॉपिक्स सबट्रैक्ट कर दिए गए, जैसे कि डॉपलर्स इफेक्ट। तो हो सकता है कोई डॉपलर्स इफेक्ट छोड़ गया होगा। डॉपलर्स इफेक्ट का बहुत ही एकदम बेसिक क्वेश्चन आया था। मतलब डॉपलर इफेक्ट स्टार्ट करते ही जो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं वो क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ था। अभी वो क्वेश्चन अगर किसी का गलत हो गया तो इससे खराब बात क्या हो सकती है? तो बहुत सारे टॉपिक जेई मेन ने हटा दिए, बट जेई एडवांस में अभी भी हैं। तो आपको अगेन सिलेबस सिलेबस जरूर देखना है। ठीक है ना? पोलराइजेशन का एक क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन उन्होंने बना के दिया। बट अगेन जिन्होंने जेई मेन के भी पोलराइजेशन के क्वेश्चंस कर रखे थे, वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। देखो एक पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको सर्टेन नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स दिमाग में हमेशा रहने चाहिए। अब वो सर्टेन नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम करनी है। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मैटर नहीं करेंगे। आप अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस का बंच बना के रखिए कि भाई हमें रिवीजन अगर पोलराइजेशन का करना है तो ये 15-20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें सारा कवर कर लेते हैं। जेई मेन में जो आए हुए हैं वही आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि पोलराइजेशन पे भी बहुत डीपर एनालिसिस नहीं हुई है। तो आईआईटी ने भी बहुत सिंपल सिंपल चीजें पूछी हैं। प्रोजेक्टाइल का मोशन का जो क्वेश्चन था, इजी था, बट अगेन पेपर में जब आता है पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली स्ट्रेस की वजह से वो डिफिकल्ट लगने लगता है। अगेन इजी क्वेश्चन था। एसएचएम का अगेन, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं नॉर्मली कि मीन पोजीशन अगर x इक्वल टू 0 नहीं है तो क्या सिचुएशन आती है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन था। ओवरऑल पेपर मुझे तो बैलेंस्ड ही लगा। ठीक है ना? आईआईटी में इतना होता है कि कोई टॉपिक कभी ज्यादा आ गया, कोई टॉपिक कभी कम आ गया। और लेवल की बात करें तो या तो मैं इसको बोलूंगा कि सेम एज 2023, या थोड़ा सा डाउन साइड हो सकता है। डिपेंड करेगा बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी गई है। ठीक है ना? बच्चों की परफॉर्मेंस पे सब कुछ रिलेटिव रैंकिंग बनेगी, तो बच्चों की परफॉर्मेंस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट अगेन ये पेपर ऐसा था कि जिसने सही से 2 साल या 1 साल बढ़िया से तैयारी करी है, 60-70% पेपर वो इजिली कर ले जाता फिजिक्स वाले पोर्शन में बहुत आसानी से। ठीक है ना? तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर करेंटली इन 12th, और दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन इन क्लास 11th। आपको सिलेबस जरूर हमेशा रखना है, और ये मेरा सजेशन है तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए। सिलेबस के साथ साथ आप ये भी देखिए कि उस टॉपिक के कौन कौन से पार्ट के कितने डीपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उतनी ही प्रिपरेशन आप करिए। अननेसेसरी सिलेबस के बाहर मत जाइए। आज के लिए तो मेरा यही सजेशन है आप सभी के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, एंड फिर मिलेंगे हम लोग
सॉल्यूशन मैंने बनाए बनाए तो थे, उस दिन रात में मैंने सॉल्यूशन बनाए थे। और सॉल्यूशन के लिए फिर अब वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ही, जो जिसमें मैंने सारे नोट्स वगैरह भी डाल रखे हैं, उसी पे मैंने जल्दी जल्दी इमेजेस भेज दी। फिर अगले दिन सुबह मॉर्निंग में क्लास थी तो फिर मैं सो गया। तो अराउंड एक पेपर, सवा पेपर तो कर ही दिया था। बाकी क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट डे डाल दिए थे। तो जिनको सॉल्यूशन चाहिए वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे इमेजेस डाल रखी हैं। ताकि टाइम मिलेगा तो वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।